वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, एन आईजीएस इज एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। तो इंडियन जुडिशियल सर्विस पहले तो सिर्फ एक आइडिया के तौर पे ही था, पर अब उसका टाइम एक्चुअल में आ गया है। अब जैसे यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, मतलब आईएफएस और एलीट सर्विसेज, आईआरएस, इन सब के लिए जब कराती है एग्ज़ाम, तो वैसे ही एक आईजीएस को भी हम एक तौर पे उसकी तरह देख सकते हैं कि मतलब उनके भी एग्जामिनेशंस उसी तरह कंडक्ट हों, प्रॉपर मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंसी से उनकी रिक्रूटमेंट की जाए। फिर उसके बाद आफ्टर सिलेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट हों, जिससे कि उनको बेटर नॉलेज हो फील्ड की और वो बेटर सर्व कर सकें। फिर वुमेन और मार्जिनलाइज कमेटी की भी रिप्रेजेंटेशन उतनी ही ज़्यादा बढ़ सके। तो ये सब चीज़ें उठ क्यों रही हैं? क्योंकि जुडिशरी के अकाउंटेबिलिटी पे, ट्रांसपेरेंसी पे अब कंट्रोवर्सीज छिड़ रही हैं। लोग उसकी अकाउंटेबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ एक इंसिडेंट जैसे कि फायर ब्रिगेड इंसिडेंट, जिसमें कि हाफ बर्न करेंसी नोट्स मिले, उससे फिर लोकपाल जो कंट्रोवर्सी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्ट किया लोकपाल को कि वो कंप्लेंट कैसे ले रहे हैं किसी जज के अगेंस्ट। फिर इनसेंसिटिव कोर्ट रूलिंग, जिसमें हाई कोर्ट के जज ने बहुत आराम से कह दिया कि इनसेंसिटिव टचिंग अगर किसी की हो रही है तो उसको रेप नहीं कह सकते हम। और फिर ऑल द सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था साथ ही पे, लेकिन कितनी इनसेंसिटिव रूलिंग है ये। इश्यूज विद करंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम, तो अभी का जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है ना, वो एक कॉलेजियम सिस्टम है। इसमें कुछ एक सेलेक्टेड फैमिलीज हैं जजेस की जो इस चीज़ को ओवर पावर करती हैं, जिसके कारण कुछ एक मतलब जजेस की अपॉइंटमेंट उनकी भी हो जाती है जो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं जुडिशरी में। मतलब हो सकता है उनकी जो फैमिलीज़ में लाइक एल्डर पीपल थे वो काफ़ी अच्छे हों जुडिशरी में, बट ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि उनके जो आगे बच्चे भी हों वो भी उतना ज़्यादा ही प्रोमिनेंट जुडिशरी में हो। तो ट्रांसपेरेंसी का लैग है, ओपेक है ये सिस्टम, नेपोटिज्म पे चल रहा है, तो मीडियोकर कैंडिडेट्स की भी सिलेक्शन हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम को भी स्ट्रक डाउन कर दिया था, ऑल्दो वो पार्लियामेंट ने और 16 स्टेट्स ने रेटिफाई भी कर दिया था। तो इससे क्या कर रहे हैं ये मतलब हायर जुडिशरी को तो एक एलीट क्लब की तरह बना लिया गया है कि अपने आप ही सब कर रहे हैं, एफआईआर भी नहीं हो सकती, कुछ कर दो तो, और इस तरीके से। फिर वही प्रपोजल फॉर इंडियन जुडिशियल सिस्टम, ये मैंने अभी डिस्कस किया। इसमें अब अगर स्टेट लेवल जुडिशरी सिस्टम एग्जिस्ट कर सकते हैं तो नेशनल लेवल क्यों नहीं कर सकते? उनमें भी करो ये सब। की एडवांटेजेस ऑफ इंडियन जुडिशियल सर्विस, तो अब क्या रहेंगी एडवांटेजेस? वही इंक्लूसिविटी और रिप्रेजेंटेशन आएगी वुमेन और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की। एलीट नेचर अपने आप ख़त्म होगा प्रॉपर जब फिर इनसेंसिटिव रूलिंग्स भी नहीं आएंगी ना इस तरह की, जब एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हर कम्युनिटी को मिल रहा होगा, हर मतलब हर तरह के इंसान को मिल रहा होगा, वुमेन को, मेन को, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को। ट्रांसपेरेंसी इन रिक्रूटमेंट, तो जब यूपीएससी सिलेक्शन करेगा या मतलब जिस भी मतलब देते हैं उसको सिलेक्शन कमेटी को, तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगी, इन कंसल्टेशन होगी सुप्रीम कोर्ट के साथ या लीगल एक्सपर्ट्स के साथ, तो थिंग्स विल इम्प्रूव ट्रेनिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। तो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पोस्ट सिलेक्शन के बाद हो सकते हैं। कंक्लूजन यही है कि आईजेएस को सिर्फ एक आइडिया नहीं, अब वो एक फेथ रिस्टोर करने के लिए ज़रूरी है जुडिशरी के लिए, और उसको अब इन प्रोसेस लाना ही पड़ेगा। द 3 C's दैट हॉन्ट इंडियन एजुकेशन टुडे, तो अब इसमें क्या है, वैसे थोड़ा ये पॉलिटिकल साइडेड आर्टिकल है, बट लेकिन हम सिर्फ उसमें से की पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट के लिए ले लेंगे कि कैसे एजुकेशन का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की कंसल्टेशन नहीं ली जा रही है। अब जो यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी वाइस चांसलर की सिलेक्शन के लिए, जो ड्राफ्ट आया था, उसमें भी गवर्नर्स को कैसे फुल कंट्रोल दिया जा रहा है अपॉइंट करने के लिए। फिर एसएसए के फंड्स रोके जा रहे हैं समग्र समीक्षा अभियान के, अगर मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात अगर स्टेट्स नहीं मान रही हैं तो। फिर उसके बाद सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को भी सितंबर 2019 के बाद से अभी तक उनकी मीटिंग नहीं हुई, जो कि एडवाइजरी देती थी, जिसमें कि नेशनल और स्टेट दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ करते थे। वो पॉइंट लिखा नहीं है बट हाँ ये भी है। कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, फिर गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन से हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, जिससे कि फाइनेंशियल बर्डन स्टूडेंट्स पे ज़्यादा बढ़ रहा है। ये डाटा दिया गया है कि कैसे 89,441 पब्लिक स्कूल्स का बंद हो गया और 42,000 समथिंग प्राइवेट स्कूल्स खुल गए हैं। फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को
लोन्स लेने ही पड़ रहे हैं HEFA से। देन कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो कैसे NCERT की टेक्स्ट बुक्स रिवाइज करी जा रही हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट आइडियोलॉजीज, और कुछ एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब रिवाइज हो रहे हैं। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन क्वालिटी, तो इंक्रीज प्राइवेटाइजेशन से अनअफोर्डेबल बन जाएगा। ट्रांसपेरेंसी और करप्शन अगर एजुकेशन रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स में हो जाएगी तो फिर कैसे चलेगा। The next is free speech restriction should be reasonable and not a tool to stifle views. तो अब इसमें क्या बात करी जा रही है कि जैसे हम रिसेंटली देख रहे हैं कि हमें पता है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, पर लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कुछ एक इस चीज़ का मिसयूज़ हो रहा है कि अगर कोई इंसान मतलब कुछ भी बोल रहा है, तो अगर वो पावरफुल किसी इंडिविजुअल को हार्म कर रहा है तो उस चीज़ पे मतलब वो कर दिया जाता है कि नहीं उसको अरेस्ट करो, ये करो, मतलब वो गलत है, उसको गलत कह दिया जाता है। तो पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करने में, कि उन्हें सिटीजन्स का ये राइट अपहोल्ड करना पड़ेगा कि एकदम से FIR नहीं लॉन्च करनी है, उन्हें देखना है कि वो क्या कंप्लेंट एक्चुअल में सही है, क्या वो किसी को मतलब क्या वो किसी चीज़ को मतलब किसी को हार्म कर रही है, क्या वो एक्चुअल में वायलेशन है राइट टू स्पीच का। एनालिसिस ऑफ द पोएम बाय द कोर्ट, तो अभी रिसेंटली वो जो एक MP का हो रहा था डिस्कशन, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो पोएम है लिखी हुई, ना ही उसका कोई रेफरेंस रिलीजन से है, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी, ना ही वो किसी तरह की एनिमिटी, हेट्रेड या इंसल्ट कर रही है किसी को। तो कोर्ट ने ये एक्यूजेशन डिसमिस करे और कह दिया कि इट वाज मतलब कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी नहीं ये हर्ट कर रही थी, और ये जो क्लेम्स हैं ये रिडिकुलस हैं। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिसयूज ऑफ स्पीच रिलेटेड लॉज, तो वर्डिक्ट बस बेसिकली यही रही कि कोई भी डिफर्मेशन सिर्फ इस बेसिस पे नहीं किया जा सकता, डिफर्मेशन के बेसिस पे ही हम सिर्फ FIR नहीं कर सकते हैं। वो अगर अगर स्पीच रिस्ट्रिक्शन लॉज का मिसयूज नहीं हो रहा है तो। सिग्निफिकेंस ऑफ द जजमेंट, तो रूलिंग ने एक रीज़नेबल मतलब इन्फोर्स किया कि कैसे जो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं स्पीच पे वो तो होने चाहिए, पर ऐसे ही नहीं हम कह सकते अगर किसी को डिफर्मेशन लग रही है वो चीज़, या फिर किसी मतलब हाई एंडेड पब्लिक इंडिविजुअल को फ़र्क पड़ रहा है, तो सिर्फ उसी बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि वो फ्रीडम मतलब कि वो चीज़ गलत, उन्होंने गलत बोला है कुछ भी। थैंक यू।